Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Ataur Rahman, your biology teacher for anti-test session. Today we will discuss MDCAT Biology lecture number 7 and the topic is biological molecules. So for the content of today's topic, let's move towards the board. So today's topic is biological molecules और उसमें टू फर्दर टॉपिक्स हैं. वन इज द कार्बोहाइड्रेट एंड सेकंड इज द लिपिड. और उनके जो सब टॉपिक्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, और लिपिड्स में जो सब टॉपिक्स हैं वो ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड्स हैं. सो फर्स्ट टॉपिक को करने के लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. सो फर्स्ट टॉपिक हमारा है कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट में जो फर्स्ट पॉइंट इनके नेम है, और नेम है हाइड्रेटेड कार्बन से डिराइव. और हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब है कि जैसे कार्बन हाइड्रेटेड है, दैट्स मीन कार्बन के साथ वाटर अटैच है. और ऐसा इसलिए है जैसे यहाँ पे स्केच है कि दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 और ये कार्बोहाइड्रेट है और साथ ही वाटर है. सो अगर हम कंपैरिजन करते हैं कार्बोहाइड्रेट को विद द वाटर तो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन की रेशियो जो कि सिमिलर है. सो दैट्स व्हाई हम इन्हें हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं. अक्रॉस के बाद मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड दैट इज द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के रोल्स जो हैं वो टू हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल. फंक्शनल रोल में फर्स्ट पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और सेकंड स्टोरेज प्रोडक्ट है. सोर्स ऑफ एनर्जी जो है दैट्स मीन के लिविंग थिंग्स जब अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे तो उनको जो एनर्जी रिक्वायर्ड है एक्टिविटीज के लिए वो कार्बोहाइड्रेट से वो फुलफिल करेंगे, और उसमें एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज की है. और स्टोरेज प्रोडक्ट्स सरप्लस कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो एक्सेसिव फॉर्म है वो स्टोर होगी. और एग्जांपल जो गिवन है वो टू है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. और यही एग्जांपल आपको क्वेश्चन में आ सकती है. अगर आपको प्लांट के स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर करेंगे स्टार्च का, और अगर आपको एनिमल स्टोरेज के रेफरेंस से पॉइंट आएगा तो आप कहेंगे ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल बॉडी में क्या होती है, स्टोर होती है. सो ये पॉइंट टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया. सेकंड इज द स्ट्रक्चरल. और स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि जो बॉडी पार्ट्स में इन्वॉल्व है, और इसमें एग्जांपल सेल वॉल के रेफरेंस से है जो प्लांट और एल्गी की है. सेलुलोज जो है वो सेल वॉल ऑफ द प्लांट में, पेक्टिन भी सेल वॉल ऑफ द प्लांट में, और काइटिन जो है वो फंजाई की सेल वॉल में एग्जिस्ट करती है. तो अगर क्वेश्चन आपको आए तो आप इस तरह से उसका आंसर करेंगे कि प्लांट और फंजाई. जनरल फॉर्मूला में देखें तो CxH2O(Y). इसमें दो पॉइंट हैं. फर्स्ट वन इज कार्बन नंबर, सेकंड इज वाटर नंबर, जो कि X इंडिकेट कर रहा है कार्बन नंबर को और Y इंडिकेट कर रहा है वाटर नंबर को. यानी इसलिए इस तरह से है बिकॉज हमने स्टार्ट में बात की थी कि दे आर हाइड्रेटेड कार्बन. सो इन डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट X Y के इक्वल होगा, इन अदर कार्बोहाइड्रेट X Y के इक्वल नहीं होगा. आपने ये एग्जांपल भी याद रखनी है. कुछ ऐसी एग्जांपल इसमें X Y के इक्वल है. फॉर एग्जांपल इन ऑल मोनोसेकेराइड X नंबर Y के इक्वल होगा, एंड विदिन द मोनोसेकेराइड कुछ एग्जांपल ऐसी हैं जिसमें X Y के इक्वल नहीं है. फॉर एग्जांपल डीऑक्सीराइबोज जो है उसमें X Y के इक्वल नहीं है. ये एक एग्जांपल है. सेकंड एग्जांपल डाइडिऑक्सीराइबोज की है. सो टू एग्जांपल मोनोसेकेराइड की ऐसी हैं जिनमें X नंबर Y के इक्वल नहीं है. एंड इन डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड X Y के इक्वल नहीं होगा, इसलिए बिकॉज उसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है. सो ये एस्पेक्ट आपने याद रखना है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, और वो केमिकल एस्पेक्ट है. केमिकल एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो दो कैटेगरी हैं जो डेफिनेशन में गिवन है. फर्स्ट वन इज द सिंपल शुगर, सेकंड इज द कॉम्प्लेक्स शुगर. अगर आपको बात ये आए, क्वेश्चन में ये आए कि सिंपल शुगर का मीन क्या है, तो सिंपल शुगर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है इसमें डेफिनेशन में मोनोसेकेराइड को, विच ओनली कंसिस्ट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एंड प्लस कीटोनिक कार्बन और एल्डोकार्बन. वाइल जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और इसी बेस पर हम कैटेगराइज करेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट एल्डो शुगर है या फिर वो कीटो शुगर है. सो ये इसका केमिकल एस्पेक्ट हो गया. केमिकल एस्पेक्ट के बाद अगर क्वेश्चन सोर्स के रेफरेंस से अगर आपको आए तो सोर्स हमारे पास क्या है, ग्रीन प्लांट आर द सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेटिक होते हैं एंड दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी. और इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट है प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है. अब ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस रिएक्शन का प्राइमरी प्रोडक्ट है.
सो दे आर द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सो जो कार्बोहाइड्रेट है, इनके वर्ड्स को अगर हम देखें या ऑल्टरनेटिव वर्ड्स को अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहा जाता है। अब सैकराइड्स को अगर हम देखें तो सैकराइड कहां से ओरिजिनेट हुआ है, तो इट इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका सैकरॉन से ड्राइव हुआ, इसका मतलब क्या होता है, शुगर। और इस एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट है वो इसी वर्ड की वजह से है। वी नो दैट कि जो क्लासिफिकेशन है वो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड है, यानी क्लासिफिकेशन में यही सैकेराइड वर्ड क्या हो रहा है, अगेन एंड अगेन यूज हो रहा है। वो अब आगे जाके हम इंशाल्लाह करेंगे भी। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो इसमें एस्पेक्ट्स में आता है, उसमें फैमिलियर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की है जिसको हम सेलुलोज कहते हैं, जो वुड और कॉटन में एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा स्टार्च, ये भी हमने इससे पहले बात की कि स्टोरिंग फॉर्म है और ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। उसके अलावा केन शुगर जो है जिसमें सुक्रोज एग्जिस्ट करती है, और मिल्क शुगर जिसको हम लैक्टोज, यानी जिसमें मिल्क में लैक्टोज एग्जिस्ट करती है। सो ये इसकी डिफरेंट क्या है, एग्जांपल्स हैं। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अब इस इंट्रोडक्शन में जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनमें से एक क्वेश्चन जनरेट करते हैं और देखते हैं कि उसको हम किस तरह से एमडीकैट में सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस मींस। अल्फा ऑप्शन है यूज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बीटा ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, चार्ली ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और डेल्टा ऑप्शन है कंडेंसेशन ऑफ मोनोमर्स। इस एस्पेक्ट को रिलेट करें अगर हम प्रीवियस इंफॉर्मेशन से, तो यहाँ पे जो केमिकल एस्पेक्ट है वहां ये बात डिस्कस थी। केमिकल्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट है विच यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ऑन हाइड्रोलिसिस। अब यहां पर अगर हम देखें इस वर्ड को, तो ये वर्ड किस तरह से कन्वर्ट होगा एमसीक्यूज में, वही मैंने यहां पर जनरेट किया है, और वो क्या है कि हाइड्रोलिसिस मीन। तो आप देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो कॉमनली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वही समझते हैं कि हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल का प्रेजेंट होना, जबकि ये एस्पेक्ट नहीं है। जो हाइड्रोलिसिस है उसमें वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है। सो इस एस्पेक्ट से आंसर क्या बनेगा हमारा, यूज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो करेक्ट आंसर इज द अल्फा, दैट इज द यूज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आपने बात याद रखनी है कि हाइड्रोलिसिस मीन यूज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और इसी क्वेश्चन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है वो लिंक करते हैं। उनमें से एक एस्पेक्ट ये है कि डिफरेंट बायोमोलिक्यूल की जो सेंसेस है और उनकी जो हाइड्रोलिसिस है उसे कैसे हम डिफाइन करेंगे। अगर हम सेंसेस को देखें, अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, तो इनमें से जो करेक्ट पॉइंट होगा वो कंडेंसेशन ऑफ मोनोमर है, यानी डिफरेंट मोनोमर्स आपस में मिलेंगे और वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा। और जब उन कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा, यानी कंडेंसेशन सेंसेस, डिहाइड्रेशन सेंसेस, हाइड्रेशन सेंसेस। ये 3 डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स हैं। अगर डिहाइड्रेशन सेंसेस की बात करें तो बेसिकली कंडेंसेशन है, यानी डिहाइड्रेशन सेंसेस और कंडेंसेशन सेम जो है वो मीनिंग में आएंगे। सो मॉलिक्यूल के सेंसेस कंडेंसेशन भी है और डिहाइड्रेशन भी है। अगर हम बात करेंगे उनकी ब्रेकडाउन तो वो हाइड्रेशन आएगा, यानी अल्फा ऑप्शन होगी। सो ये एस्पेक्ट आपने याद रखना है। सो अब हम मूव करते हैं सब टॉपिक की तरफ, और वो मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की वो फर्स्ट टाइप है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आती है। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे ताकि हम इसके तमाम पॉइंट्स को मेमोराइज कर सकें, और अगर वो क्वेश्चन में आते हैं तो हम उनको सॉल्व कर सकें। और फर्स्ट पॉइंट, इनकी नेचर क्या है कि मोनोसैकेराइड जो है वो अमंग ऑल द कार्बोहाइड्रेट दे आर द सिंपलेस्ट। सो अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन है तो आप बताएंगे मोनोसैकेराइड। सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट और पॉइंट्स है जो कि आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। उनमें एक पॉइंट टेस्ट का है, और टेस्ट जो है अमंग ऑल द कार्बोहाइड्रेट वो मोनोसैकेराइड स्वीट इन टेस्ट है। सोलेबिलिटी की तरफ अगर हम बात करते हैं तो ये इजीली सोल्यूबल है एज कंपेयर टू द अदर कार्बोहाइड्रेट। सो सोल्यूबल इन वाटर है। और हाइड्रोलिसिस की बात करें जो अभी हमने एक क्वेश्चन किया है, सो चूंकि हमने ये बात कही है कि मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है तो दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। इसीलिए डेफिनेशन में हमने 2 बातें की थी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी मोनोसैकेराइड कैटेगरी ऑफ द सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और मोनोसैकेराइड के अलावा जो अदर कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, यानी वो हाइड्रोलाइज हो सकते हैं और ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते हैं। केमिकल एस्पेक्ट की तरफ हम बात करें तो इसमें जो डेफिनेशन में हमने बात की थी वही यहाँ पे अप्लाई होगी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है।
और यहां आप देखें एक मॉलिक्यूल स्केच है आपके सामने, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रोज बिकॉज इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। अब इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो ऑल कार्बन हैव हाइड्रोक्सिल एक्सेप्ट 1 कार्बन, दिस वन, एंड दिस इज द कार्बन ऑफ एल्डिहाइड बिकॉज यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। और इस स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं वो ये है कि ये टेट्रोज है और इस टेट्रोज में नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 2 एंड 3, तो इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं और एक कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोक्सिल नहीं है बिकॉज वो कार्बन कार्बन ऑफ एल्डिहाइड है। अब अगर टेट्रोज से हम पेंटोज की तरफ जाएं तो उसमें कितने हाइड्रोक्सिल होंगे, फिर हेक्सोज में कितने होंगे, हेप्टोज में कितने होंगे, तो वो आप याद रखें 1 का डिफरेंस होगा बिकॉज कार्बन नंबर 4 तो हाइड्रोक्सिल जो है वो 3। सो अगर कार्बन नंबर 5 तो हाइड्रोक्सिल 4, अगर कार्बन नंबर 6 तो हाइड्रोक्सिल 5, अगर कार्बन नंबर 7 तो हाइड्रोक्सिल 6। सो ये डेफिनेशन में रिस्पेक्टिव है, एमसीक्यूज में आपने याद रखना है। सो केमिकल एस्पेक्ट के बाद इनके जो फॉर्मूलाज गिवन है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में गिवन है। फर्स्ट 2 स्ट्रक्चर ट्रायोजेस के हैं। ट्रायोजेस में चूंकि फर्स्ट ट्रायोज अगर हम देखें तो ये इसमें 3 कार्बन 1 2 3, और उस एस्पेक्ट को यहां पे अप्लाई करें अगर हम, ऑल कार्बन हैव हाइड्रोक्सिल एक्सेप्ट 1 कार्बन एंड इट्स कार्बन ऑफ एल्डिहाइड, ऑल कार्बन हैव हाइड्रोक्सिल एक्सेप्ट 1 कार्बन एंड इट्स अ कार्बन ऑफ कीटोन। सो इस स्ट्रक्चर में अगर हम पॉइंट को देखें तो एक और जो है वो क्वेश्चन बन सकता है और वो ये है कि अगर कोई मोनोसेकेराइड एल्डो है सो उसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कौन सी कार्बन पर होगा, बिकॉज इसमें 3 कार्बन है, किसी में 4 कार्बन है, किसी में 5 कार्बन, किसी में 6 और किसी में 7 है। तो एल्डिहाइड ग्रुप कौन सी कार्बन पे एग्जिस्ट करेगा, तो यहां पर कार्बन नंबर 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है तो बाकी में भी कार्बन नंबर 1 पे ही एग्जिस्ट करेगा। और अगर हम सेकंड यहां पे ट्रायोज को देखें तो उसमें कीटोन ग्रुप है और वो एग्जिस्ट कर रहा है कार्बन नंबर 2 के ऊपर। सो अगर टेट्रोज होगा तो उसमें टेट्रोज में कीटोन ग्रुप किस पे एग्जिस्ट करेगा, कार्बन 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। केमिस्ट्री का ये एस्पेक्ट है कि कीटोन ग्रुप बिटवीन द चेन होता है, लेकिन हम बात करें मोनोसेकेराइड की तो यहां पर एग्जिस्ट करेगा वो कार्बन नंबर 2 पे। ट्रायोज हो, टेट्रोज हो, पेंटोज हो, हेक्सोज हो या हेप्टोज हो तो उसमें कीटोनिक ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे एग्जिस्ट करेगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद जो एल्डो ट्रायोज, कीटो ट्रायोज के बाद नेक्स्ट हमारे पास है एल्डो पेंटोज, और एल्डो पेंटोज का यहाँ पे नाम हमारे पास जो है वो राइबोज है। और राइबोज के स्ट्रक्चर में अगर आप देखें उसी बात को रिकॉल करें कि ऑल कार्बन हैव हाइड्रोक्सिल एक्सेप्ट 1 कार्बन एंड इट्स अ कार्बन ऑफ एल्डिहाइड, सो इट्स अ एल्डो पेंटोज। और फिर नेक्स्ट स्केच है हमारे पास एल्डो हेक्सोज जो बेसिकली ग्लूकोज है, 6 कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसमें फर्स्ट कार्बन को अगर हम देखें तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप, बाकी कार्बन्स में हाइड्रोक्सिल है। और ग्लूकोज के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल जो है वो अदर साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वो राइट साइड पे नहीं है, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एग्जिस्ट कर रहा है। ये पॉइंट आपने याद रखना है क्योंकि अदर मोनोसेकेराइड में ये पॉइंट गिवन नहीं है, ये एस्पेक्ट आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया गया, इसलिए फर्दर और कोई आप याद नहीं रखेंगे, सिर्फ ग्लूकोज के बारे में है। कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल जो है वो लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये मोनोसेकेराइड के डिफरेंट पॉइंट्स थे। सो रिमेनिंग जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन्हें देखने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। मोनोसेकेराइड की टाइप्स, और टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी क्योंकि डिटेल गिवन है, कुछ एग्जांपल्स गिवन है। और टाइप्स में डिपेंड किस पे करती है, टाइप्स डिपेंड करती है कार्बन नंबर के ऊपर, कार्बन नंबर 3 से लेकर 7 तक। अब टाइप्स जो आपके बुक में डिस्कस हैं वो एक डिपेंड कर रही है कार्बन नंबर के ऊपर, सेकंड इससे पहले हमने ये बात कही कि वो डिपेंड कर रही है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, यानी एल्डो जो है वो ट्रायोज होगा, यानी एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज यानी एल्डो मोनोसेकेराइड, या फिर कीटो मोनोसेकेराइड। तो एक टाइप की कैटेगरी ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं वो टाइप जो है वो कार्बन नंबर पर है कि कार्बन नंबर कितने हैं उनमें, C3 से लेकर C7 तक, यानी C3, C4, C5, C6 एंड C7। जो फर्स्ट है वो ट्रायोज, दैट्स मीन कार्बन 3 है। C3 मतलब एक मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन होगी, और
एज अ होल अगर बुक में देखें तो उसकी एग्जांपल्स गिवन है और यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है और ये बहुत दफा रिपीट होता है कि डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड हैं उनमें से जो गिवन ऑप्शन है उनमें से कौन सी एल्डोट्रायोज है, कौन सी कीटोट्रायोज है, कौन सी एल्डोपेंटोज, कीटोपेंटोज, तो उसी को हम यहाँ पे जो है वो मेमोराइज करेंगे। फर्स्ट इज ट्रायोज, तो उसमें डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जो है इसको कीटोट्रायोज कहते हैं। और सेकेंड एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड, इसको एल्डोट्रायोज कहते हैं। और ये दोनों जो मोनोसेकेराइड हैं ये चैप्टर नंबर 2 में भी गिवन है और चैप्टर 11 में भी इसकी डिस्कशन है। चैप्टर नंबर 2 तो आप सिंपल ये देखते हैं, यहाँ पे इनकी अकरेंस की बात की गई है कि दे आर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब विद इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन वो किस केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं, किस स्टेप में बनते हैं, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन की बात करें तो ये विद इन फोटोसिंथेसिस नहीं है। ग्लिसरल्डिहाइड ये फोटोसिंथेसिस में है और फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल में बनता है, ठीक है, ये वो पूरा कंप्लीट हम पढ़ेंगे भी। वाइल जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है ये ग्लाइकोलाइसिस में बन रहा है और ग्लाइकोलाइसिस में डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन के साथ साथ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स वहां पे हम कहते हैं G3P, वो भी वहां पे प्रोड्यूस होता है। तो ये दो एग्जांपल हो गई। उसके बाद टेट्रोज है। टेट्रोज रेयर इन नेचर है और ये सिर्फ बैक्टीरिया में, सम बैक्टीरिया में एग्जिस्ट करता है। पेंटोज की दो एग्जांपल है, राइबोज एंड रिबोलोज। राइबोज एल्डो पेंटोज है और जो रिबोलोज है वो कीटोपेंटोज है। और पेंटोज अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड ये सबसे इंपॉर्टेंट है अलोंग विद द हेक्सोज। एज अ होल अगर हम बात करें तो मोनोसेकेराइड में 2 मोनोसेकेराइड ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको क्वेश्चन आए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड कौन सा है और उसमें ऑप्शन में ट्रायोज, पेंटोज, टेट्रोज और हेप्टोज गिवन है तो आप कहेंगे पेंटोज। और अगर पेंटोज और हेक्सोज दोनों ही मेंशन है, दोनों को ही आप मार्क करेंगे कि दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड। और इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो पेंटोज की एक इंपॉर्टेंस की एग्जांपल ये है कि ये डीएनए की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, बिकॉज डीएनए आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है उसमें पेंटोज शुगर होती है। सो ये जो पेंटोज शुगर के बारे में बात आ गई। उसके बाद पेंटोज शुगर का रिंग स्ट्रक्चर है और हमारे पास ये रिंग स्ट्रक्चर स्केच है। फर्स्ट वन इज द राइबोफ्यूरानोज, इसको हम पेंटोज कहते हैं, C5 है। इसके रिंग स्ट्रक्चर में देखें तो रिंग में नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3 एंड 4। सो अगर क्वेश्चन आपको हो कि पेंटोज के रिंग स्ट्रक्चर में कितनी कार्बन होंगी तो आप आंसर कहेंगे 4। और एज अ होल पेंटोज में कितनी कार्बन है उसका आंसर है 5। अगर आपने रिंग स्ट्रक्चर को देखना है और उसमें ये याद रखना है कि कितने कॉर्नर्स होंगे तो देखें 1, 2, 3, 4 एंड 5, दैट्स मीन 5 कॉर्नर रिंग है। यानी यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए, एक ये कि कितने कॉर्नर रिंग है और सेकंड ये कि उसमें कितनी कार्बन एग्जिस्ट करती हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो रिंग स्ट्रक्चर है इसको हमने राइबोज क्यों नहीं कहा, इसको हमने राइबोफ्यूरानोज क्यों कहा है। उसकी रीजन ये है कि राइबोफ्यूरानोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्यूरेन से रिजेंबल करता है, तो इस एस्पेक्ट से हमने इसको राइबोफ्यूरानोज कहा। ये रिंग स्ट्रक्चर पेंटोज का। देन नेक्स्ट इज द हेक्सोज। हेक्सोज जो है, जो सेकंड हमने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड है जिसमें 6 कार्बन एग्जिस्ट कर रही हैं और इसकी एग्जांपल जो बुक में गिवन है डिफरेंट चैप्टर्स में, उसमें फर्स्ट इज द ग्लूकोज, ग्लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों क्या हैं, एल्डोहेक्सोज हैं। सो क्वेश्चन अगर आपको आए कि एल्डोहेक्सोज कौन सी है, 2 एग्जांपल आपके पास हैं, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। और एक एग्जांपल जो है वो कीटोहेक्सोज की और वो फ्रुक्टोज है। अब इन सब का जो रिंग स्ट्रक्चर है उसमें ग्लूकोज का गिवन है, फ्रुक्टोज का गिवन है, लेकिन ग्लैक्टोज का गिवन नहीं है। तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं ग्लूकोज का देन ग्लैक्टोज का। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सोज, बिकॉज में कार्बन अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है। लेकिन ये ग्लूकोज का है या फ्रुक्टोज का है, तो हमने इसका रिंग स्ट्रक्चर देखना है। जो फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर है वो भी फ्यूरेन से रिजेंबल करता है, इसीलिए हमने इसको जो है वो फ्रुक्टोफ्यूरानोज का नाम दिया। क्यों? बिकॉज ये एक कीटोहेक्सोज है। और इसमें रिंग में कितनी कार्बन है, तो 1, 2, 3 एंड 4, दैट्स मीन ये सिमिलर है पेंटोज के साथ। तो इसमें 4 कार्बन रिंग में। रिंग कितने कॉर्नर्स का है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 कॉर्नर का रिंग है। रिंग के आउटसाइड कितनी कार्बन है, 1 एंड 2,
2 कार्बन आउटसाइड द रिंग एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये इसमें पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ये क्वेश्चन में आ सकते हैं आपको। उसके बाद लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जैसा कि अब 2 एग्जांपल हम कर चुके हैं कि हमने रिंग में ये देखना है कि कितनी कार्बन है, कितने कॉर्नर्स है और कितनी कार्बन रिंग के इनसाइड और कितनी कार्बन रिंग के बाहर है। सो रिंग में कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर में 5 कार्बन एग्जिस्ट कर रही हैं। ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर कितने कॉर्नर्स का है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट्स मीन 6 कॉर्नर का है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि ग्लूकोज का रिंग कितने कॉर्नर्स का है तो आंसर 6 होगा। कितनी कार्बन आउटसाइड है, तो एक ही कार्बन जो है वो आउटसाइड रिंग एग्जिस्ट कर रही है और वो ये लास्ट कार्बन, कार्बन नंबर 6 है और इसको हमने नाम दिया ग्लूकोपारानोज का। और ग्लूकोपारानोज क्यों कहा, बिकॉज जो रिंग स्ट्रक्चर है वो पायरेन से रिजेंबल कर रहा है। पायरेन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सो जो कि ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर उससे रिजेंबल कर रहा है, तो हमने कहा ग्लूकोपारानोज। सो ये तो रिंग स्ट्रक्चर की बात होगी। अब जो एग्जिस्टेंस के रेफरेंस से है, अगर हम नेचर में देखें कि डिफरेंट जो मोनोसेक्राइड्स है वो कहां पे हमें जो है वो मिलेंगे, उस एस्पेक्ट को अगर हमने याद रखना है तो उसमें जो पॉइंट गिवन है आपकी बुक में, उसमें फ्री स्टेट की बात की गई है। और फ्री स्टेट में वैसे अगर देखें तो ऑल फ्रूट में है, यानी अगर यही एस्पेक्ट अगर क्वेश्चन में बने तो अल्फा इज द प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट, बीटा इज ग्रेप, चार्ली इज फिग्स एंड डेल्टा इज डेट्स। कि ग्लूकोज इज फाउंड इन, तो फिर आंसर उसका बनेगा ए, दैट्स मीन प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स। लेकिन अगर बीइंग अबंडेंट की बात हो तो आप कहेंगे बीइंग अबंडेंट वो इन 3 में है, ग्रेप्स में, फिग्स में एंड डेट्स में। ये इसकी ग्लूकोज की फ्री फॉर्म में, फ्री फॉर्म का मतलब है कि ग्लूकोज किसी से बाइंड नहीं है। और अगर ह्यूमन ब्लड में अगर हम देखें इसकी अमाउंट 0.08%। कंबाइन फॉर्म में मोनोसेक्राइड जो है जो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उसमें डाइसेक्राइड, और डाइसेक्राइड बेसिकली टाइप है ओलिगोसेक्राइड की, यानी इसमें ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड है। और आगे डिटेल में इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका क्या रोल होता है और कहां कंट्रीब्यूट करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट कंबाइंड फॉर्म ऑफ द मोनोसेक्राइड। कंबाइंड फॉर्म के बाद नेचुरल जो सोर्स है उसकी अगर हम बात करें मोनोसेक्राइड की, तो ये बात स्टार्ट में हमने बात की है कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ग्रीन प्लांट्स है और मोनोसेक्राइड वन ऑफ द टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट है। सो मोनोसेक्राइड का भी सोर्स ग्रीन प्लांट ही है और डायरेक्टली जो मोनोसेक्राइड है दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे इक्वेशन गिवन है हमारे पास कि 6CO2 plus 12H2O give into C6H12O6, इट्स अ मोनोसेक्राइड, हेक्सोज है, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड वाटर। और ये कैसे होगा, विद द यूज ऑफ द पिगमेंट्स जो प्लांट में एग्जिस्ट करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। प्लांट यूज करेंगे सनलाइट को और कन्वर्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। और कितनी एनर्जी यूटिलाइज होगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, 10 ग्राम ग्लूकोज को अगर सिंथेसाइज करना है तो प्लांट सनलाइट को जो यूज करेगा वो 717 यानी 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होगी, यूटिलाइज होगी। और वो उसमें इसका मतलब है स्टोर्ड होगी। इसकी ऑल्टरनेट फॉर्म भी आपको आ सकती है और वो ये है कि अगर आपको क्वेश्चन ये हो कि 1 ग्राम ग्लूकोज में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो इसी को अगर हम कन्वर्ट करें तो वो अमाउंट बनती है 71.76 किलो कैलोरी एनर्जी। सो ये 2 डिफरेंट एस्पेक्ट जो है वो एनर्जी के रेफरेंस से गिवन थे। सो मोनोसेक्राइड तक हमारा जो है पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब जो डिफरेंट रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उन्हें जो है करने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो डियर स्टूडेंट, मोनोसेक्राइड के बाद नेक्स्ट टॉपिक ओलिगोसेक्राइड है। और ओलिगोसेक्राइड का जो लिटरल मीनिंग है वो अगर हम देखें तो उसमें ओलिगो जो फर्स्ट वर्ड है, ओलिगो का मतलब होता है शॉर्ट चेन। तो दैट्स मीन ओलिगोसेक्राइड्स आर शॉर्ट चेन मोनोसेक्राइड। अब शॉर्ट चेन में कितनी शॉर्ट चेन होंगी, तो वो 2 up to 10। और इसी एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो कुछ पॉइंट हैं, फॉर एग्जांपल ओलिगोसेक्राइड व्हिच प्रोड्यूस 2 monosaccharide on hydrolysis is called as disaccharide, which produce
3 monosaccharide is called as trisaccharide, and which produce 4 is named as tetrasaccharide, and up to the 10. That's mean the oligosaccharide which produce 10 monosaccharide on hydrolysis is called as the disaccharide. और disaccharide में ये पॉइंट आपने याद रखना है कि अभी हमने ये कहा कि 10 मोनोसेक्राइड, दैट्स मीन अगर हाइड्रोलाइज होंगे तो 10 मोनोसेक्राइड बनेंगे, अगर हाइड्रोलाइज होंगे तो 10 मोनोसेक्राइड बनेंगे। इसका मतलब है इसमें ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, यूटिलाइज होंगे। सो जो बुक में डिस्कस टाइप ऑफ ओलिगोसेक्राइड है वो सिर्फ एक है और वो डाइसेक्राइड है, बिकॉज डाइसेक्राइड जो है वो लिविंग बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डाइसेक्राइड प्ले इंपॉर्टेंट रोल विद इन द लिविंग बॉडी। इंपॉर्टेंस में फर्स्ट एस्पेक्ट नेचर का है कि दे आर कंप्लेक्स देन मोनोसेक्राइड, दैट्स मीन कंपैरेटिवली दे आर द कंप्लेक्स। और कंप्लेक्स की रीजन ये है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एब्सेंट है विद इन मोनोसेक्राइड, बट ओलिगोसेक्राइड में और ओलिगोसेक्राइड में से डाइसेक्राइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है। और टेस्ट की अगर हम बात करें तो टेस्ट इससे पहले प्रीवियसली मोनोसेक्राइड में हमने कहा कि उनका स्वीट इन टेस्ट है, बट कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो डाइसेक्राइड आर लेस स्वीट इन टेस्ट। स्वीट इन टेस्ट मोनोसेक्राइड भी है और डाइसेक्राइड भी है, लेकिन कंपैरिजन में हमने कहना है कि दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट। और जो नेक्स्ट एबिलिटी है वो हाइड्रोलाइसिस की है। दे कैन बी हाइड्रोलाइज बिकॉज हमने कहा कि दे हैव ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और हाइड्रोलाइज जब होंगे तो क्या प्रोवाइड करेंगे, दे विल प्रोवाइड द मोनोसेक्राइड। और डिपेंड करता है कि टाइप्स कौन सी हैं। सो चूंकि डाइसेक्राइड है दैट्स मीन दे यील्ड 2 मोनोसेक्राइड। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड हमारी बॉडी में या एनिमल बॉडी में या प्लांट बॉडी में या लिविंग थिंग्स के लिए है वो 3 डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल माल्टोज है, लैक्टोज है और सुक्रोज है। अब माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने देखना है सो दैट अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको सॉल्व कर सके। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन इस टाइप का है कि अल्फा इज द माल्टोज, बीटा इज लैक्टोज एंड चार्ली इज सुक्रोज, एंड क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड 2 glucose on hydrolysis? So answer will be alpha, because maltose is made up of 2 glucose molecule. Second question is which of the following provide glucose and galactose on hydrolysis? The answer will be beta, because lactose is made up of glucose and plus galactose. Third point is which of the following provide glucose and fructose on hydrolysis? So answer will be Charlie, because sucrose जो कि डाइसेक्राइड है, it is made up of glucose and plus fructose. So hydrolysis के बाद इन्हीं एग्जांपल में अगर हम देखें तो और एस्पेक्ट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल which of the following is or are a reducing sugar, और which of the following is a non-reducing. अब इनमें 2 एग्जांपल यानी फर्स्ट माल्टोज और लैक्टोज ये वो डाइसेक्राइड है जो कि रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं, जबकि जो थर्ड वन सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग में है। और रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के एस्पेक्ट्स को याद रखने के लिए एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि ऑल डाइसेक्राइड आर रिड्यूसिंग एक्सेप्ट सुक्रोज। इसका मतलब यह है कि तमाम जो डाइसेक्राइड है वो क्या है, रिड्यूसिंग है, लेकिन सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। अब इनमें जो इनके रेफरेंस है और वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रेड शुगर, तो माल्टोज इज कॉल्ड एज इट्स अ ब्रेड शुगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज मिल्क शुगर, आंसर इज बी लैक्टोज, बिकॉज लैक्टोज मिल्क में एग्जिस्ट करती है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केन शुगर, आंसर इज चार्ली, दैट इज द सुक्रोज, बिकॉज जो गन्ना है उसमें एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, ये केन शुगर है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सोलेबिलिटी के रेफरेंस से, और सोलेबिलिटी भी हमने कंपैरिजन करना है मोनोसेक्राइड के साथ। मोनोसेक्राइड हाईली सोल्यूबल है वाटर में अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो अगर हम मोनोसेक्राइड के कंपैरेटिवली देखें तो डाइसेक्राइड लेस सोल्यूबल इन वाटर हैं। सो इसलिए जो सोलेबिलिटी का रेफरेंस है वो क्या है, लेस सोल्यूबल है। सो क्वेश्चन आपको आए तो आपने याद रखना है कि जो अमंग द कार्बोहाइड्रेट हाईली सोल्यूबल इन वाटर है वो मोनोसेक्राइड है, लेस सोल्यूबल इन वाटर है तो वो फिर क्या होगा, वो डाइसेक्राइड आएंगे। सो डाइसेक्राइड में जो एस्पेक्ट हमने कहा हाइड्रोलाइसिस का, दैट्स मीन हमने कहा इनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को देखने के लिए हम मूव करते हैं बोर्ड के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हम बात कर रहे थे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट में एग्जिस्ट करता है।
इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है डाइसैकेराइड में, एज एन एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, दिस वन इज द मोनोसैकेराइड और ये ग्लूकोज है जिसमें कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 5 एंड 6 और साथ ये स्ट्रक्चर है किसी का फ्रुक्टोज का, इसमें कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। जब ये 2 मोनोसैकेराइड आपस में अटैच होंगे, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे जिसमें ग्लूकोज में से यहां से हाइड्रोक्सिल और फ्रुक्टोज में यहां से हाइड्रोजन, ये आपस में केमिकल लिंक बनाएंगे एंड दे प्रोड्यूस द वाटर मॉलिक्यूल। और इस वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने के बाद इन 2 मोनोसैकेराइड में एक लिंक जनरेट होगा थ्रू दिस ऑक्सीजन। सो दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज इट्स अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये लिंकेज अगर हम देखें तो ग्लूकोज में कार्बन 1 यहां मेंशन है और फ्रुक्टोज में कार्बन नंबर 2। अदर कार्बन क्या है नहीं, ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 और फ्रुक्टोज में ये सेकंड है तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। दोनों मोनोसैकेराइड जो है वो हेक्सोजेस हैं, लेकिन उसमें ग्लूकोज की कार्बन 1 और फ्रुक्टोज की कार्बन 2 ये आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये 1-2 लिंकेज है और ये सुक्रोज है एंड दिस इज द डाइसैकेराइड। अब यहां पे एक पॉइंट आपको क्लियर होगा, सुक्रोज 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ये नॉन रिड्यूसिंग है। सो ये डिटेल हमने डिस्कस की अबाउट द ओलिगोसैकेराइड एंड विद इन द ओलिगोसैकेराइड जो डाइसैकेराइड है उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखा। अब लास्ट जो टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की उसको हम देखते हैं जो कि पॉलीसैकेराइड है। और पॉलीसैकेराइड का जो लिटरल मीनिंग है अगर हम उसको देखें तो पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली मीन मैनी, दैट्स मीन जो पॉलीसैकेराइड्स हैं और सैकेराइड का मतलब हमने पहले किया है, इसका मतलब क्या होता है शुगर, दैट्स मीन जो पॉलीसैकेराइड्स हैं दे आर मेड अप ऑफ मैनी शुगर, बहुत ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल इसमें जो है एग्जिस्ट करेंगे। नेचर फॉर्म में इसी एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो ये सबसे क्या है कंप्लेक्स है, बिकॉज हमने कहा कि इसमें क्या है मैनी शुगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे। सबसे कंप्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है वो पॉलीसैकेराइड है। अब ये कंपैरिजन में आपने पॉइंट याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन आए कि अमंग ऑल द कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट कंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर, तो आप कहेंगे वो क्या, वो पॉलीसैकेराइड है, बिकॉज हमने विद इन द ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड भी हमने उसे कंप्लेक्स कहा था, लेकिन वो कंप्लेक्स एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड था और ये एज अ होल क्या है सबसे कंप्लेक्स क्या है कार्बोहाइड्रेट है। इससे पहले भी हमने अबंडेंस के बारे में कहा था विद इन द मोनोसैकेराइड, विद इन द ओलिगोसैकेराइड, लेकिन अमंग ऑल द कार्बोहाइड्रेट जो मोस्ट कंप्लेक्स और मोस्ट अबंडेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो पॉलीसैकेराइड्स होंगे। सो पॉलीसैकेराइड्स में एक और करैक्टर है जो इससे प्रीवियस हमने नहीं देखा और वो इनकी ब्रांचेस का होना है, यानी इसमें ब्रांच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे ही ब्रांच है, ब्रांच के अलावा जो है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है, यानी यूजुअली ब्रांच है लेकिन अनब्रांच स्ट्रक्चर भी इनमें क्या होता है एग्जिस्ट करता है। टेस्ट का जो पॉइंट हमने कंपेयर किया था उसमें ये टेस्ट लेस होंगे, पहले मोनोसैकेराइड स्वीट इन टेस्ट, ओलिगोसैकेराइड लेस और ये क्या है टेस्ट लेस है। फॉर्मेशन की बात करें, जिस तरह इस बॉन्ड की हमने बात की, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, सो विद इन पॉलीसैकेराइड भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, लेकिन बहुत ज्यादा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे, यानी थ्रू कंडेंसेशन जो है वो सेंसेस होगी इनकी, थ्रू कंडेंसेशन ये प्रोड्यूस होंगे। दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन बिकॉज यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। और सोलिबिलिटी जो एस्पेक्ट हमने कहा तो इसमें ये स्पेरिंगली सोल्युबल है, मतलब ये बहुत ही कम सोल्युबल है। और एग्जांपल्स जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड्स की वो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, पेक्टिन, ये डिफरेंट जो है वो एग्जांपल गिवन है। अब पॉलीसैकेराइड्स के फर्दर जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। पॉलीसैकेराइड की जो फर्स्ट कैटेगरी है वो स्टार्च है। स्टार्च के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या गिवन है, स्टार्च स्टोरिंग फॉर्म है विद इन द प्लांट। इसके एस्पेक्ट्स में फर्स्ट देखें तो इसकी अकरेंस गिवन है, अकरेंस विद इन द प्लांट है और प्लांट में कहां पे, फ्रूट्स में है, ग्रेन्स में है, सीड में एग्जिस्ट कर रही है, फ्रूट्स, ग्रेन, सीड्स एंड ट्यूबर्स। और इसी एस्पेक्ट से जो एनिमल है वो प्लांट को इंटेक करते हैं, तो जो स्टार्च है वो सोर्स ऑफ फूड है। यहाँ पे अगर हम 4 का वर्ड ऐड करेंगे तो ये एस्पेक्ट बनेगा कि जो स्टार्च है वो सोर्स ऑफ फूड है फॉर द एनिमल और स्टोरेज फॉर्म है इन द प्लांट।
अब ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट में ये पॉइंट आ जाए। सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल अगर हम बात करेंगे तो वो स्टार्च है, और स्टोरिंग फॉर्म इन प्लांट हम बात करें तो वो भी क्या है, स्टार्च है। और हाइड्रोलाइसिस जो कि पॉलीसेकेराइड है, तो इसमें मैनी मोनोसेकेराइड एग्जिस्ट करते हैं, तो इसमें क्या होगा, दिस कैन बी हाइड्रोलाइज, एंड ऑन हाइड्रोलाइसिस दिस प्रोवाइड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। दैट्स मीन जो सब यूनिट एग्जिस्ट करता है विद इन द स्टार्च वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, यानी ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल की चेन है बेसिकली। जब आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो उसका ब्लू कलर आएगा, दैट्स मीन दिस गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। स्टार्च की टाइप्स अगर हम देखें तो टू डिफरेंट टाइप्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में कुछ एस्पेक्ट गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन के फॉर्म में देखें उनको हम, तो अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज अमाइलोज एंड बीटा इज अमाइलोपेक्टिन। सो विच द फॉलोइंग इज द ब्रांच स्टार्च एंड विच द फॉलोइंग इज अनब्रांच। सो अगर हम अनब्रांच की बात करेंगे तो वो अमाइलोज है, ये अनब्रांच होगी, अनब्रांच स्टार्च। और जो ब्रांच स्टार्च की बात करेंगे वो अमाइलोपेक्टिन है। और इसी ब्रांच और अनब्रांच के रेफरेंस से अगर इसमें हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज की बात करें तो जो अमाइलोज है उसमें 1,4 लिंकेज एग्जिस्ट करता है, और अमाइलोपेक्टिन में 1,4 लिंकेज के साथ 1,6 लिंकेज एग्जिस्ट करता है। अब जो लिंकेज की बात हम कर रहे हैं ओवरऑल, अगर इसको हम एज अ होल देखें, यानी क्वेश्चन इसमें से क्या आ सकता है, फॉर एग्जांपल अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। अल्फा इज 1,4, बीटा is 1,6, Charlie is 1,4 and 1,6 and delta is 1,2. So which of the following is the most abundant linkage in carbohydrates? तो मोस्ट अबंडेंट लिंकेज जो है कार्बोहाइड्रेट में वो अल्फा है, 1,4 है, क्योंकि जो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो ब्रांच कार्बोहाइड्रेट और अनब्रांच दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, और इवन ओलिगोसेकेराइड में भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए सबसे अबंडेंट जो लिंकेज है वो 1,4 लिंकेज होगा, जबकि 1,6 लिंकेज जो है सिर्फ एग्जिस्ट करता है विद इन द ब्रांच कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिंकेज इज और आर फाउंड विद इन द अमाइलोपेक्टिन। तो ऑप्शन अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा है। तो चूंकि अमाइलोपेक्टिन अभी हमने कहा कि वो क्या है, ब्रांच है, तो ब्रांच में चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगी कि 1,4 भी एग्जिस्ट करता है और 1,6 भी एग्जिस्ट करता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग लिंकेज इज फाउंड इन सुक्रोज, तो ऑब्वियसली आंसर बनता है डेल्टा 1,2 लिंकेज, ये पहले हमने बात की है। सो लिंकेज के रेफरेंस से ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। सो ये विद इन द स्टार्च डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो गए। अब सेकेंड टाइप जो है वो पॉलीसेकेराइड की, वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का एक ऑल्टरनेटिव नेम है और वो है एनिमल स्टार्च, और ये क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन में अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड हो और आपसे क्वेश्चन हो कि विच द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च, तो आप कहेंगे वो क्या है, ग्लाइकोजन है। इसलिए क्योंकि एनिमल में जो स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की या स्टोरेज फॉर्म है पॉलीसेकेराइड की, वो ग्लाइकोजन है, इसलिए स्टोरेज फॉर्म किसमें है, विद इन द एनिमल, इन एनिमल। अक्रस में ऑल एनिमल सेल और ऑल एनिमल में एग्जिस्ट करती है, लेकिन स्पेसिफिकली एनिमल्स में जो है वो अबंडेंट है कहां पे, लिवर एंड मसल में। अब यहां से भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात कहूं कि अल्फा इज द ऑल सेल, बीटा इज किडनी सेल, चार्ली इज liver and muscle, and delta is the bone cell. And the question is glycogen stored in, तो उसका आंसर बनेगा अल्फा, all cell, but being abundantly stored in, तो फिर आंसर बनेगा चार्ली, liver and muscle। ये डिफरेंस याद रखना, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट ये पॉइंट याद रखते हैं कि ग्लाइकोजन जो है वो लिवर और मसल में स्टोर है, लेकिन इस पॉइंट को फोकस नहीं करते कि जो ग्लाइकोजन है वो ऑल सेल में स्टोर है, लेकिन अबंडेंटली कहां पर है, लिवर एंड मसल सेल में स्टोर है। सोल्युबिलिटी बेसिकली इनसॉल्युबल इन वाटर है, और हाइड्रोलाइसिस की बात करें कि दिस कैन बी हाइड्रोलाइज, और क्या प्रोड्यूस करेगी, दिस विल प्रोड्यूस ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। एंड लास्ट पॉइंट इज जो इसका आयोडीन टेस्ट है वो क्या आएगा, रेड कलर प्रोवाइड करेगा।
सो ये टाइप हो गई सेकंड टाइप पॉलीसेकेराइड की। लास्ट टाइप जो डिस्कस है उसे पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। सेलुलोज। सेलुलोज जो है अमंग द ऑल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट सबसे अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। इससे पहले हमने जो बात की वो डिफरेंट एस्पेक्ट से थी कि विदिन द मोनोसेकेराइड अबंडेंट कौन है, विदिन द कार्बोहाइड्रेट अबंडेंट कौन है, लेकिन अमंग ऑल द कार्बोहाइड्रेट जो अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है वो टाइप में वो सेलुलोज है। क्यों? बिकॉज अक्रंस में दिस फाउंड विदिन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट की सेल वॉल का बेसिक कंपोनेंट है। अबंडेंस में पहले मैंने आपको बताया मोस्ट अबंडेंट है, सोलिबिलिटी में ये इनसोल्युबल इन वाटर है, और हाइड्रोलाइसिस में दिस प्रोवाइड ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, दैट्स मीन ये भी किससे मिलकर बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ द ग्लूकोज। दैट्स मीन जो हमने 3 टाइप्स पॉलीसेकेराइड की डिस्कस की हैं वो तमाम की तमाम टाइप्स हैं वो ग्लूकोज से मिलकर बनी हुई हैं। आयोडीन टेस्ट में दिस विल गिव नो कलर विद द आयोडीन, यानी आयोडीन टेस्ट में कोई कलर चेंज प्रोवाइड नहीं करता है। अब 2 क्वेश्चंस यहां से मैंने जनरेट किए हैं जो विदिन द सेलुलोज पॉइंट्स गिवन थे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज इज, अल्फा ऑप्शन है वुड, बीटा ऑप्शन है कॉटन, चार्ली ऑप्शन है पेपर, एंड डेल्टा इज वुड, कॉटन एंड पेपर। अब इनमें तमाम में सेलुलोज एग्जिस्ट करती है, लेकिन बुक में एक पॉइंट गिवन है और वो है प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। सो इसमें अगर हम क्वेश्चन में देखें तो प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज इज, तो फिर आंसर क्या बनेगा? जो बुक में पॉइंट गिवन है वो बीटा के रेफरेंस से आपकी बुक ये कह रही है कि जो कॉटन है वो प्योर फॉर्म ऑफ क्या है, सेलुलोज है। तो इससे क्लियर हुआ कि जो प्योर फॉर्म है वो कौन सी है। और सेकंड, अगर क्वेश्चन जनरली आपको ये आ जाए कि सेलुलोज इज फाउंड इन, तो फिर आप कहेंगे आंसर क्या है, डेल्टा है वुड, कॉटन एंड पेपर। इन तीनों में सेलुलोज एग्जिस्ट करती है। तो इससे ये आपको क्लियर हुआ कि कौन सा जो है वो कंपोनेंट है प्लांट का जहां सेलुलोज एग्जिस्ट कर रही है और हमारे लिए किस हद तक यूजफुल है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो डाइजेशन के रेफरेंस से है, बिकॉज प्लांट एनिमल भी प्लांट्स को इंटेक करते हैं और ह्यूमन बीइंग भी इंटेक करते हैं। डाइजेशन में क्या रोल है एनिमल बॉडी का? तो क्वेश्चन इज हर्बीवोर्स डाइजेस्ट सेलुलोज विद द हेल्प ऑफ, अल्फा ऑप्शन इज वायरस, बीटा इज सलाइवा बिकॉज ओरल कैविटी में सलाइवा रिलीज होता है, एंड चार्ली इज द गैस्ट्रिक एंजाइम जो स्टमक में रिलीज होगा, गैस्ट्रिक जूस होंगे उसमें एंजाइम होंगे, एंड डेल्टा इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये हमें पता है बात कि जो सेलुलोज है उसको एनिमल बॉडी भी नहीं और ह्यूमन बॉडी दोनों ही डिजेस्ट नहीं कर पाते। इसलिए एनिमल बॉडी में हर्बीवोर्स में जो उनकी इंटेस्टाइन है, जो उनकी गट है, वहां पे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उनको सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो इसका आंसर बनेगा डेल्टा। दैट्स मीन हर्बीवोर्स डाइजेस्ट सेलुलोज विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टॉपिक को पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। डियर स्टूडेंट, आज का जो लास्ट टॉपिक है वो लिपिड्स है। सो लिपिड्स का फर्स्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो उसकी डेफिनेशन है कि लिपिड्स आर हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड बट दे रिलेट टू द फैटी एसिड्स। दैट्स मीन इनकी केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंट अदर कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं बट ऑल रिलेट विद द फैटी एसिड। दैट्स मीन उसमें फैटी एसिड एग्जिस्ट करेगा। सो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। सोलिबिलिटी के रेफरेंस अगर हम देखें तो सोलिबिलिटी 2 डिफरेंट सॉल्वेंट में है। एक सॉल्वेंट वाटर है, सेकंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। लिपिड जो है वाटर में क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। दैट्स मीन ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। सो वाटर में इनसॉल्युबल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे, ये सॉल्युबल होंगे। लिपिड्स की एग्जांपल्स क्या होंगी? एग्जांपल्स में फर्स्ट जो है वो फैट, सेकंड ऑयल, थर्ड वैक्सेस एंड कोलेस्ट्रॉल एंड मेनी अदर एग्जांपल जो है लिपिड्स की एग्जिस्ट करती हैं। फंक्शन के एस्पेक्ट को समझने के लिए एक क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ लिपिड एक्सेप्ट, और ऑप्शंस हमारे पास हैं अल्फा इज द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बीटा इज एनर्जी स्टोरेज, चार्ली इज इंसुलेटिंग, वाटरप्रूफिंग, और डेल्टा है पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो फंक्शन ऑफ लिपिड में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन फंक्शन है, सेकंड भी लिपिड का फंक्शन है, थर्ड भी लिपिड का फंक्शन है, बट जो डेल्टा ऑप्शन है ये लिपिड का फंक्शन नहीं है। लिपिड जो है न्यूक्लिक एसिड में एग्जिस्ट नहीं करती। सो जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो यहाँ पे डेल्टा होगी। सो ये फंक्शन है। अब इन ऑप्शंस में से जो बीटा ऑप्शन उसमें है एनर्जी स्टोरेज का, और एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से एक और मॉलिक्यूल भी है और वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में से
एनर्जी कंटेंट के रेफरेंस से आप किस वक्त कार्बोहाइड्रेट को प्रेफर करेंगे और किस वक्त लिपिड को. इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन हो कि एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा मॉलिक्यूल है, तो आप कहेंगे वो कार्बोहाइड्रेट है. और अगर कहा जाए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा, तो आप कहेंगे वो लिपिड है. सो लिपिड जो है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिच सोर्स है. और एक एग्जांपल भी गिवन है, अगर आपके पास 10 ग्राम ग्लूकोज है, उसमें जो एनर्जी स्टोर है और उसे हम कंपैरिजन करें विद 10 ग्राम ऑफ लिपिड, तो 10 ग्राम ऑफ लिपिड में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है एज कंपेयर टू 10 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. उसकी रीजन क्या है? रीजन है लिपिड्स में CH बॉन्ड का हाई रेशियो में एग्जिस्ट करना एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट. सो CH बॉन्ड हाई होने की वजह से लिपिड में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है. सो ये एक फंक्शन हो गया. इसके अलावा जो कुछ और फंक्शन जो गिवन है, उसमें एक वाटर बैरियर है और वाटर बैरियर के अलावा वाटर कंजर्वेशन है. वाटर बैरियर का मतलब यह है कि डिफरेंट एनिमल बॉडी की आउटर सरफेस में लिपिड लेयर एग्जिस्ट करती है और वो लिपिड लेयर जो है वाटर को मूव होने नहीं देती. फॉर एग्जांपल, अगर बर्ड्स को अगर हम देखें, उनके जो फेदर्स होते हैं आउटर एनवायरनमेंट से जब वो पानी में जाएंगे या बारिश जब होती है, तो उनके फेदर्स की वजह से जो वाटर है वो उनकी बॉडी के इनसाइड डिफ्यूज नहीं करेगा. और जो वाटर कंजर्वेशन है वो प्लांट के रेफरेंस से या डिफरेंट ऐसे जगहों पर है जहां पर जो लिपिड लेयर है वो वाटर को कंजर्व करेगी, यानी वाटर लॉस होने नहीं देगी. तो ये इस एस्पेक्ट से जो है वो वाटर बैरियर और वाटर कंजर्वेशन लिपिड्स के फंक्शन है. लिपिड क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो उसमें क्लासेस कौन सी हैं? असाइल ग्लिसरॉल, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड टर्पेनॉइड्स. और कुछ क्लासेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने चलना है. तो सिलेबस में जो टाइप्स गिवन है वो असाइल ग्लिसरॉल एंड फॉस्फोलिपिड है. सो असाइल ग्लिसरॉल को पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. असाइल ग्लिसरॉल, अगर इनकी केमिकल कंपोजिशन को ऑब्जर्व करें तो दे आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट्स. वन इज द ग्लिसरॉल एंड सेकंड इज द फैटी एसिड्स. और इनमें जो केमिकल लिंक है, केमिकल कंसेप्ट है, वो क्या है कि दे आर एस्टर ऑफ एसिड एंड अल्कोहल. दैट्स मीन ग्लिसरॉल इज अल्कोहल एंड फैटी एसिड इज अ एसिड. सो जो केमिकल प्रॉपर्टी है असाइल ग्लिसरॉल की वो एस्टर लिंकेज वाली है, और एस्टर लिंकेज इज अ लिंक बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल. This is the chemical structure of the acyl glycerol. This is the glycerol, and when this will convert into acyl glycerol when first fatty acid molecule react with the first carbon of the glycerol. और इस रिएक्शन में hydroxyl from the alcohol and hydrogen from the fatty acid, and this will release water molecule. That's mean it's a dehydration synthesis, and the product is called as it's a monoglyceride, and this one is the product. This is called as it's a monoglyceride. जब कार्बन नंबर 1 के साथ क्या होगा, एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल आके अटैच होगा. सो अगर सेकंड भी आके अटैच होता है सेकंड कार्बन के साथ, उसमें भी पैटर्न वही है कि हाइड्रोक्सिल फ्रॉम द अल्कोहल एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, और उससे वाटर मॉलिक्यूल. दैट्स मीन अगेन डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, और जो प्रोडक्ट बनेगी वो डाइग्लिसराइड होगी, बिकॉज इसमें कार्बन नंबर 2 के ऊपर अब क्या आ गया, फैटी एसिड मॉलिक्यूल आ गया, कार्बन 1 एंड कार्बन 2. देन लास्ट एक कार्बन बच गई है, तो अगर उसके साथ भी फैटी एसिड मॉलिक्यूल आके केमिकल लिंक बना लेता है, एस्टर लिंक बना लेता है, तो एस्टर लिंक बना लेता है हाइड्रोक्सिल फ्रॉम द अल्कोहल एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द फैटी एसिड, अगेन अनदर वाटर मॉलिक्यूल विल रिमूव. सो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट में ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा. तो अब हमारे पास 3 डिफरेंट कैटेगरी आ गई असाइल ग्लिसरॉल की. दैट्स मीन मोनोग्लिसराइड विद 1 फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड विद 1 फैटी एसिड, डाइग्लिसराइड विद 2 फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड विद द 3 फैटी एसिड्स. अब इन 3 असाइल ग्लिसरॉल में अगर क्वेश्चन आपसे हो द मोस्ट अबंडेंट असाइल ग्लिसरॉल इज, तो मेरा आंसर होगा ट्राइग्लिसराइड. दिस वन इज द मोस्ट अबंडेंट असाइल ग्लिसरॉल, एंड
अमंग द लिपिड अगर सोर्स ऑफ एनर्जी की बात हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड्स में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है, तो वो भी बेसिकली ट्राइग्लिसराइड ही होगा। और इसी ट्राइग्लिसराइड के लिए एक ऑल्टरनेटिव वर्ड भी है और वो है न्यूट्रल लिपिड। सो इसको न्यूट्रल लिपिड भी कहा जाता है बिकॉज इसमें तमाम जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे वो रिएक्शन कर चुके हैं। 1, 2 एंड 3 के पास अवेलेबल थे, तो 3 ही कार्बन रिएक्ट कर चुकी हैं। अब फर्दर ये किसी एसिड से जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इट्स अ न्यूट्रल लिपिड। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द असाइल ग्लिसरॉल। अब असाइल ग्लिसरॉल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, एंड द ऑप्शंस आर अल्फा 1, बीटा 2, चार्ली 3, डेल्टा 4। और यही क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग द मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। अगर मोनोग्लिसराइड के रेफरेंस से क्वेश्चन हो कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ मोनोग्लिसराइड, तो आंसर होगा अल्फा 1। अगर क्वेश्चन हो डाइग्लिसराइड के रिगार्डिंग तो आंसर होगा बीटा 2। यहां क्वेश्चन है ट्राइग्लिसराइड, तो आंसर क्या होगा, चार्ली 3। एक ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस में 3 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। सो ये असाइल ग्लिसरॉल के रेफरेंस से पॉइंट हमने डिस्कस किए। अब सेकंड पार्ट ऑफ द लिपिड है, एक पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट है कि हमने ये बात कही लिपिड्स में फैटी एसिड की बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज तमाम हेटेरोजेनस कंपाउंड के साथ फैटी एसिड रिलेट कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैटी एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और उसके बाद हम टुवर्ड्स द फॉस्फोलिपिड मूव करेंगे। तो फैटी एसिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो फैटी एसिड्स, fatty acids are basically organic compound and they consist of 2 different molecules, 2 different parts. One is the carboxylic group जो कि इनका functional group है, and second is the R group. R group basically R chain है, कार्बन चेन है। इस R chain में कितनी कार्बन है, इस बात को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ कार्बन इन R chain of fatty acids are alpha is 10 to 20, beta is 8 to 22, Charlie is 2 to 30 and delta is 4 to 28. So fatty acids में जो R chain है उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन पॉसिबल है वो 2 up to 30 है और 2 up to 30 में ये पॉइंट आपने याद रखना है कि वो इवन नंबर में होगा। दैट्स मीन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 and 30. That's mean 27, 21, 17 ये जो कार्बन नंबर है ये फैटी एसिड्स नहीं होंगे। अब जो कार्बन नंबर की वेरिएशन आ रही है इसका क्या अफेक्ट होगा, कार्बन नंबर के जो वेरिएशन है उसका अफेक्ट अगर हम देखें तो 2 अफेक्ट हैं। फर्स्ट वन इज कि जो सोलेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। इसका मतलब है कि जितनी कार्बन नंबर ज्यादा होंगी फैटी एसिड्स में उतनी उसकी सोलेबिलिटी इंक्रीज करेगी। और दूसरा जो इफेक्ट है वो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर है, यानी अगर कार्बन नंबर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अगर कार्बन नंबर कम है, लेस नंबर ऑफ कार्बन, दैट्स मीन कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो भी कम होगा। कार्बन नंबर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। दैट्स मीन अगर कार्बन नंबर कम है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और अगर कार्बन नंबर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके अलावा और कौन से एस्पेक्ट फैटी एसिड की प्रॉपर्टी पर अफेक्ट कर सकते हैं कार्बन चेन के, वो है कार्बन कार्बन में सिंगल और डबल बॉन्ड। इसी रेफरेंस अगर हम देखें तो कार्बन कार्बन में अगर आर चेन में सिंगल बॉन्ड होगा तो हम कहेंगे वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, और अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो हम कहेंगे वो क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड और रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड फॉर्म में होंगे और इसीलिए इनको फैट्स कहा जाता है। और जो फैट्स हैं बेसिकली एनिमल लिपिड कहलाती है, यानी एनिमल लिपिड को हम फैट्स कहते हैं। और दूसरी तरफ जो अनसैचुरेटेड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और जो रूम टेम्परेचर उसमें वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और उनको हम ऑयल कहते हैं। और जो यूजुअली प्लांट लिपिड्स होते हैं वो ऑयल होते हैं। अब फैट्स और ऑयल में ह्यूमन हेल्थ के रेफरेंस से क्या अफेक्ट है और एनर्जी के रेफरेंस से क्या डिफरेंस है, तो एनर्जी के रेफरेंस से अगर हम बात करें तो फैट्स कंटेन मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द ऑयल, लेकिन
जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हेल्थ फ्रेंडली लिपिड्स हैं वो ऑयल कहलाते हैं, इसलिए हम प्लांट से लिपिड्स को इंटेक करते हैं और उनको एज अ ऑयल हम यूज करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। सो ये एस्पेक्ट हो गया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब डिफरेंट और एस्पेक्ट को समझने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन की जो ऑप्शंस हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड मेंशन है। फॉर एग्जांपल अल्फा है एसिटिक एसिड, बीटा है ब्यूटारिक एसिड, चार्ली है पाल्मिटिक एसिड एंड डेल्टा है ओलिक एसिड। फर्स्ट एस्पेक्ट इसमें आपने याद रखना है नंबर ऑफ कार्बन का। सो विच द फॉलोइंग कंटेन 2 कार्बन, तो आंसर आएगा अल्फा बिकॉज एसिटिक एसिड हैव 2 कार्बन, ब्यूटारिक एसिड हैव 4 कार्बन, पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन है और ओलिक एसिड में 18 कार्बन है। तो फर्स्ट इज द नंबर ऑफ कार्बन। और फिर ये जो मेल्टिंग पॉइंट वाला एस्पेक्ट है वो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा और सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। तो जो हाई मेल्टिंग पॉइंट, विच द फॉलोइंग हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शंस हैं अल्फा एसिटिक एसिड, बीटा ब्यूटारिक एसिड, चार्ली पाल्मिटिक एसिड और डेल्टा ओलिक एसिड। अब इसमें आंसर आपके माइंड में जो आएगा वो फौरन ओलिक एसिड आएगा, बिकॉज अभी हमने बात की है कि कार्बन नंबर ज्यादा होंगी, मैक्सिमम है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, कार्बन नंबर कम है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। आपके माइंड में आंसर ओलिक एसिड आएगा। लेकिन यहाँ पे एक और एस्पेक्ट आपने याद रखना है कि ओलिक एसिड जो है इसकी कार्बन नंबर, चूंकि कार्बन 18 है तो कार्बन नंबर 9 और जो कार्बन नंबर 10 है इनके दरमियान में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और इस डबल बॉन्ड की वजह से ओलिक एसिड जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होगा। जब वो लिक्विड फॉर्म में है तो फिर ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं है। सो इस रेफरेंस से इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो चार्ली होगा। पाल्मिटिक एसिड बिकॉज पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन है और वो सैचुरेटेड है, उसमें कोई कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो आंसर इज द चार्ली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सैचुरेटेड फैटी एसिड एक्सेप्ट, देन आंसर इज डेल्टा, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया है कि जो ओलिक एसिड है उसमें कार्बन 9 और 10 के दरमियान में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड में कार्बन कार्बन में कोई जो है वो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें सिंगल बॉन्ड ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे। अब इसके साथ जो और इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें एक पॉइंट ये है कि जो फैट्स, जो ऑयल है, दे आर लाइटर देन वाटर और उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो 0.8 है। दो एस्पेक्ट है, लाइटर देन वाटर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द 0.8। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो फॉस्फोलिपिड्स का है। तो फॉस्फोलिपिड्स को पढ़ने के लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो लास्ट टॉपिक है वो फॉस्फोलिपिड्स है, और फॉस्फोलिपिड्स की डेफिनेशन को अगर हम देखें, जो नेम है वो इंडिकेट कर रहा है कि वो फॉस्फोरिक एसिड से रिलेट करेंगे। सो डेफिनेशन इज कि दे आर डिराइव फ्रॉम द फॉस्फेटिडिक एसिड। तो दैट्स मीन अगर हमने फॉस्फोलिपिड को समझना है तो पहले ये अंडरस्टैंड करना होगा कि फॉस्फेटिडिक एसिड क्या है। तो फॉस्फेटिडिक एसिड बेसिकली रिलेट कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है असाइल ग्लिसरॉल के साथ, क्योंकि उसमें 3 कार्बन है ग्लिसरॉल की, 2 उसमें फैटी एसिड्स है। यानी अगर आपके पास डाइग्लिसराइड है और डाइग्लिसराइड में कार्बन नंबर 3 के साथ आप फैटी एसिड अटैच नहीं करते, आप अटैच करवा देते हैं फॉस्फोरिक एसिड, तो वो क्या बन जाएगा, वो फॉस्फेटिडिक एसिड होगा। और इसमें भी अगर आप देखें, जब फॉस्फेटिडिक एसिड मॉलिक्यूल सेंसाइज होगा तो कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, जो हमने पहले बात की, यहां भी आपने याद रखना है। फिर फॉस्फेटिडिक एसिड में फॉस्फोलिपिड कौन सी कार्बन पर अटैच है, कार्बन नंबर 3 पर है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट के फॉस्फेटिडिक एसिड में कितने नंबर ऑफ फैटी एसिड्स हैं, तो आंसर होगा 2, बिकॉज उसमें कार्बन 1 में एक फैटी एसिड है और कार्बन 2 पे सेकंड फैटी एसिड है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट हो गए फॉस्फेटिडिक एसिड के। अब ये फॉस्फेटिडिक एसिड कब फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट होगा, जब कार्बन नंबर 3 पे जो अटैच फॉस्फोरिक एसिड है इसके साथ जब नाइट्रोजनियस बेस अटैच होगी, देन दिस विल कन्वर्ट इनटू द फॉस्फोलिपिड। और इसमें स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा है कि कार्बन नंबर 3 है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन फैटी एसिड, सेकंड कार्बन फैटी एसिड, थर्ड कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड है। लेकिन इस फॉस्फोरिक एसिड में आगे फर्दर क्या अटैच हो गया, आगे फर्दर इसमें दिस मॉलिक्यूल इज अ नाइट्रोजनियस बेस, और ये बेस अटैच होने से दिस विल कन्वर्ट इनटू फॉस्फोलिपिड, और ये कोलिन है। सो दिस इज द
फॉस्फेटाइडल कोलीन। अब कोलीन बेसिकली क्या है? कोलीन वो नाइट्रोजनियस बेस है जो फॉस्फोलिपिड में एग्जिस्ट कर रही है। कोलीन के अलावा और कौन सी नाइट्रोजनियस बेस एग्जिस्ट कर सकती है या एग्जिस्ट करती है, इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। और क्वेश्चन की ऑप्शन हमारे पास हैं अल्फा इज कोलीन, बीटा इज सेरीन, चार्ली इज इथेनॉल अमाइन एंड डेल्टा इज गुआनिन। एंड क्वेश्चन इज all of the following nitrogenous base are found within phospholipid except, तो आंसर बनेगा इसका डेल्टा, because guanine is a nitrogenous base of DNA, not phospholipid, but alpha, beta and Charlie are the nitrogenous base of the phospholipid. So phospholipids की chemical properties के बाद next अगर occurrence की तरफ देखें तो phospholipids are found within the cell membrane, और cell is the basic component of life, और जो 5 डिफरेंट किंगडम्स हैं उन तमाम में सेल एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि फॉस्फोलिपिड्स अमंग ऑल टाइप ऑफ लिपिड जो है सबसे अबंडेंट टाइप होगी लिपिड्स की, बिकॉज ये सेल मेम्ब्रेन में एग्जिस्ट कर रही है। एंड विद इन द सेल मेम्ब्रेन इसमें अगर अरेंजमेंट देखें तो इसके 2 पार्ट होते हैं, हेड एंड टेल। सो हेड एंड टेल के रेफरेंस से अगर हम पॉइंट देखें, अल्फा इज द हेड एंड बीटा इज टेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोलर पार्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड? तो आंसर आएगा अल्फा हेड। And which of the following is a non-polar part of the phospholipid? तो आंसर होगा बीटा टेल। Which of the following is hydrophobic part of the phospholipid? तो हाइड्रोफोबिक में आंसर आएगा बीटा टेल। और which of the following is hydrophilic यानी वाटर लविंग, वाटर अट्रैक्टिव कौन सा है? तो आंसर आएगा अल्फा हेड। ये प्रॉपर्टी लाइफ को जनरेट करती है, और क्यों? बिकॉज जो फॉस्फोलिपिड में फैटी एसिड चेन है उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। और ये जो मॉलिक्यूल स्केच है, इस स्केच में अगर हम देखें तो ये जो एक टर्न है ये इंडिकेट कर रहा है डबल बॉन्ड को, और इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड को भी इंडिकेट कर रहा है। ये एक टर्न है, दैट्स मीन इसमें जो है वो 2 कार्बन के दरमियान एक ही जो है वो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है पूरी चेन में। अगर मल्टीपल कर्व होंगे तो मल्टीपल डबल बॉन्ड, अगर दोनों चेन में कर्व है दैट्स मीन बोथ चेन हैव द डबल बॉन्ड। सो ये लाइफ की प्रॉपर्टी है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 खत्म हुआ। उम्मीद है आपको सारी बात क्लियर हो चुकी होगी और आप इसको मेमोराइज रखेंगे। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।